हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आर री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करेंगे जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जाएगा और इसके अंतर्गत भी हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देखेंगे, जिससे कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी साथ में होते रहें। ठीक है, उसके साथ साथ आपके फुल टेस्ट चल ही रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से हम लोग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और देखिए, यह वीडियो आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखिए, जो आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं, वह एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से या कह सकते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग कोशिश ये करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं। ठीक है, बाकी जो न्यू टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके PDF आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। बाकी जो अब तक नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं वो भी जल्द ही आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर इच्छा हो ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पेड ग्रुप ज्वाइन करने का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं वो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ भी वही कराए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बस ये है कि वहाँ आप लोग खुद से कर सकते हैं और वहाँ जो है फुल एक्सप्लेन आपको आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो करंट अफेयर, अन्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी चलती रहे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत की अवस्थिति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है। भारत का देशांतरीय विस्तार चीन से लगभग आधा है। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कह रहा है कि चीन से अधिक है, यह गलत है। ठीक है, चीन के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो चीन का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 18.2436 नॉर्थ से लेकर के 18.2436 नॉर्थ से लेकर के 52.333 नॉर्थ तक है। ठीक है, जिसे आमतौर पर हम मान सकते हैं इसे कि इसका जो विस्तार है 34 डिग्री है। ठीक है, और वहीं अगर भारत की विस्तार की हम बात करें, भारत का जो विस्तार है वह 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री और आपका 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, और इसके अगर पूर्व विस्तार की हम बात करें तो यह लगभग 31 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, तो इसका जो आपका अक्षांशीय विस्तार है भारत का वह चाइना से कम है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इसका देशांतरीय विस्तार चीन के लगभग आधा है, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि भारत के अगर देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है यह 68.7 पूर्वी से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, और वहीं चीन के विस्तार जो है, चीन का जो है 75 डिग्री 98 से लेकर के 134 डिग्री 3426 तक है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है यह लगभग भारत का 2 गुना है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही। ठीक है, तो देखिए, ये ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके समूह में से किसी एक ऐसे समूह का चयन कीजिए जिनकी तटरेखा की लंबाई भारत की तटरेखा की कुल लंबाई से आधा अथवा अधिक हो। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात और कर्नाटक, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं कि भारत की जो कुली भारत को
जो टोटल तटरेखा है, भारत की जो टोटल तटरेखा है, ठीक है, गुजरात से लेकर के और यहाँ आपका पश्चिम बंगाल तक, ये जो टोटल तटरेखा है, कितने राज्य ऐसे हैं कि भारत के कुल तटरेखा की, जो भारत की वर्तमान समय में तटरेखा है, उसके 50% को कवर करते हैं, उन राज्य का चयन करना है, ठीक है। और इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। भारत की मानक यामी रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जिस कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरात गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मान ले तो भारत के समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? भारत का नया मानक वर्तमान समय से कम हो जाएगा, भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से अधिक हो जाएगा, भारत के नए मानक समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताइए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह एक समीपवर्ती राज्य है, इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है, इसकी सीमाएं 3 राज्यों को स्पर्श करती हैं या फिर 3 राज्यों से मिलती हैं। यह किस राज्य की विशेषता है? राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर या फिर पंजाब। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम की विशेषता है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23°94' नॉर्थ पर है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह जो है मणिपुर के साथ समानता रखता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है, हिमरेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हिमरेखा ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर पूरे वर्ष बर्फ जो है क्या रहती है? बर्फ से अर्थात ढकी रहती है, ठीक है। महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो अधिक है, ठीक है। पूर्व की तुलना में अगर पश्चिम भाग की हम बात करें तो इसमें हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो अधिक है, पूर्व में हिमरेखा की ऊंचाई थोड़ी कम है, ठीक। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। और यह हिमरेखा की ऊंचाई जो है आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करता है, इससे संबंधित है, ये बात भी ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट में से सूची सेकेंड, इन दोनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोडाई कनाल अन्नामलाई, कोडाई कनाल शिखर जो है अन्नामलाई पहाड़ी से संबंधित है, दोदाबेट्टा नीलगिरी, कुद्रेमुख उत्तरी सह्याद्री। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, ठीक है। कोडाई कनाल की अगर हम बात करें, कोडाई कनाल पहाड़ी या पालनी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, पालनी पहाड़ी पर, ठीक, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। और बात करें अगर कुद्रेमुख की तो यह उत्तरी नहीं बल्कि इस जो है दक्षिणी सह्याद्री, यह दक्षिणी सह्याद्री पर स्थित है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत है, ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, दोदाबेट्टा नीलगिरी। मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निकलती है, मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी अवस्थित है? डाफला, मेरी, गारो या फिर नागा। कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डाफला और मेरी, डाफला और मेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। मानस नदी यह भूटान से असम में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र में कहाँ मिलती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र में यह जो है मानस नदी भूटान से निकलती है, असम में, भारत में प्रवेश करती है और आगे यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सुबनसिरी नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और नागा पहाड़ी नागालैंड में है और इन नदियों के मध्य में नहीं मिलती है। गारो पहाड़ी मेघालय में है जो इन नदी बेसिन क्षेत्र के दक्षिण में अवस्थित है। डाफला और मिरी पहाड़ी नदी बेसिन के क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। पश्चिम घाट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पश्चिमी घाट की पश्चिमी भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ इसका हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट दक्षिणी भाग है जिसे दक्षिण सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से आर्कियन चट्टानों से हुआ है और यह उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं यह पश्चिमी घाट का पार्ट नहीं है। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की गांठ पर अर्थात दोनों के जहाँ संयुक्त होता है, दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ पर बीच में स्थित है। उसके साथ साथ अन्नामलाई भी नीलगिरी के दक्षिण में अवस्थित है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? शिवकिला है सतलज नदी, शिवकिला दर्रा जो है
सतलज संबंधी नदी सिपकिला दर्रा सतलज नदी के क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। नाथुला दर्रा चुंबी नदी और जेलेपला तीस्ता नदी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के निकलती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और चुंबी नदी इस दर्रे से होकर निकलती है। जेलेपला सिक्किम में है और तीस्ता नदी यहाँ से होकर निकलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी यह मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में विभाजक रेखा के रूप में अवस्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो यह मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में विभाजक रेखा के रूप में स्थित है। ठीक है, विभाजक रेखा के रूप में स्थित है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, सॉरी मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है यह मुख्य हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय और जो आपका लघु हिमालय है इसके बीच में स्थित है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें तो यह जो है लघु हिमालय और उसके साथ साथ जो है यह शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो एमबीटी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में विभाजक रेखा का कार्य करता है और एमसीटी यह मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में विभाजक रेखा के रूप में स्थित है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्कन ट्रैप, कश्मीर घाटी का निर्माण और हिमालय का निर्माण। इनके निर्माण के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दक्कन ट्रैप के बाद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर जो है कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। 1-3-2 धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। इन चट्टानों का निर्माण अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं या इसमें मुख्य रूप से जो खनिजों के भंडार जो है, धारवाड़ चट्टानों में खनिजों के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। पूर्ववर्ती नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह वे नदियां होती हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और इनका प्रवाह दूसरे क्षेत्र में या दूसरे देश में होता है। सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। पूर्ववर्ती नदियों की अगर हम बात करें, इनका निर्माण स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका होता है और यह नदी के मार्ग में स्थल खंड का उत्थान होता है। तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थल खंड को काट करके अपने पुराने मार्ग का अनुसरण करती हैं या फिर पुराने मार्ग से ही प्रवाहित होती हैं। मतलब जैसे जो हिमालयी नदियां हैं, ये नदियां ऐसा तो है नहीं कि हिमालय के बाद जो है इन नदियों का उद्गम हुआ है। हिमालय के उद्गम के पहले कह सकते हैं कि हिमालय के उत्थान के पहले से ये नदियां बहती आ रही हैं। ठीक है, और ये अपने उसी मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। हिमालय को काट करके घाटी के रूप में ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदी उसे कहा जाता है जो अपने सुनिश्चित मार्ग का, या कह सकते हैं कि अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं और समय के साथ ये अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं। इन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्ववर्ती नदी एक देश में प्रवाहित हो और यह दूसरे देश में, मतलब एक देश में इसका उद्गम हो और दूसरे देश में यह प्रवाहित हो तभी से पूर्ववर्ती नदी कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर सही है कि सिंधु सतलज यह दोनों पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। हिमालय एवं प्रायद्वीपी नदियों के मध्य अंतर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? हिमालयी नदी वे वर्ष में, हिमालयी नदियाँ वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं किसी भी प्रायद्वीपी नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है। हिमालयी नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपी नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। हिमालयी नदियाँ वर्ष भर इसमें प्रवाह बना रहता है, इतना यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि किसी भी प्रायद्वीपी नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है, यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी जहाँ का बोल रहा है, एक नदी ऐसी है जिसका प्रवाह, या कह सकते हैं कि जिसमें जल वर्ष भर बना रहता है कुछ मानसून के कारण, मतलब एक पूर्वी मानसून और पश्चिमी मानसून। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है और दक्षिण पश्चिम मानसून है, दोनों मानसूनों से उसे वर्षा प्राप्त होता है, जिस कारण उसके जो धारा प्रवाह है वो बना रहता है। और वो नदी कौन है? वो है आपकी कावेरी। वो नदी है कावेरी। ठीक है, जिसमें वर्ष भर पानी बना रहता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है
वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। मुख्य नदी से मिलने वाली नदी उसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, सहायक नदी कहलाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए कुट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है उसे वितरिका कहते हैं, ठीक है। और इसके अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे गंगा नदी की दो वितरिकाएं हैं, एक भागीरथी है और दूसरी हुगली है। याद रखिएगा, गंगा नदी की दो वितरिकाएं हैं, भागीरथी और हुगली। पहला बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो कह रहा है, ये मुख्य नदी जो है इससे मिलने वाली जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है उसे सहायक नदी कहते हैं। आधार तल अगर ऊंचा होगा तभी तो यह मुख्य नदी में आकर के प्रवाहित होगी। अगर इसका मान लीजिए आधार तल नीचा है तो क्या यह इधर प्रवाहित होगी? इधर प्रवाहित नहीं होगी, बल्कि यह जिधर इसका आधार तल नीचा रहेगा उधर प्रवाहित होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इसकी सहायक नदी होती है इसका आधार तल ऊंचा होता है, जिस कारण यह नदी प्रवाहित होकर के मुख्य नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी? टोन, हिंडन, सोन या फिर घाघरा। कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए अगर इसमें हम बात करें टोन्स और हिंडन या यमुना के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी यमुना नदी है और टोन्स और जो आपकी हिंडन है, टोन्स और हिंडन जो है यह यमुना में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ठीक। टोन्स और हिंडन। बाईस की सोन, घाघरा यमुना की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जो आपकी सोन हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है, सोन हो गई, घाघरा हो गई और यमुना, ये सभी जो हैं तीनों गंगा की सहायक नदियां, ठीक। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। यह मुल्लायार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु के बीच झगड़ा है या कह सकते हैं विवाद है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर इस मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण किया गया, ये बात भी ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर के बहती है? नर्मदा, तापी, साबरमती या फिर माही। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी नदियां गुजरात से होकर के प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये सभी नदियां गुजरात से होकर के प्रवाहित होती हैं। और अगर इन नदियों के बारे में हम देखें तो जो नर्मदा नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं पूर्णा है और यह भी गुजरात से होते हुए सूरत में खंभात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। साबरमती नदी जो है यह राजस्थान के उदयपुर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है और गुजरात में यह भी खंभात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में जो मेहद झील है यहाँ से होता है और यह मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए गुजरात में पहुँचती है और यह भी खंभात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। तो ये चारों नदियाँ गुजरात में बहती हैं और इनका उद्गम कहाँ से होता है ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें जो है प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जैसे मैडेन जूलियन ऑसिलेशन MJO मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक रहता है तो इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। शिवालिक पथ पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होता है। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब मैडेन जूलियन ऑसिलेशन यह मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है, न कि सूखा पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है और इस क्षेत्र से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के दौरान मानसूनी वर्षा नहीं होती है। इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवन, अरब सागर शाखा का अरावली की विपरीत दिशा से टकराना, या फिर बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, बात बिल्कुल ठीक है। और अरब सागर शाखा का अरावली पर्वत की विपरीत दिशा से टकराती है जिस कारण वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बात भी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवन, पाकिस्तान से आने वाली जो गर्म पवनें हैं वो भारतीय मानसून को क्या करती हैं? बल प्रदान करती हैं, मतलब भारतीय मानसून को मजबूत करती हैं, ठीक है। जिससे कि अधिक आर्द्रता जो मतलब आपके अरब सागर और पश्चिम बंगाल
पश्चिम जो आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके जब पवनें प्रवाहित होती हैं और यह गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो उससे जो है अधिक मानसून उत्पन्न होता है और अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन बी। स्थानीय तूफान और कुछ संबंधित स्थान जैसे काल वैसाखी कर्नाटक में कहा जाता है, चेरी ब्लॉजम कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, नॉर्वेस्टर उड़ीसा में, और बारदोली छीड़ा का, ये बोर्डो चिल्ला नहीं, बारदोली छीड़ा, इसे एनसीईआरटी में बारदोली छीड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह जो है असम में। कौन सा विकल्प इसका सही है? सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। काल वैसाखी कहाँ का है? देखिए, काल वैसाखी की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में चलता है। चेरी ब्लॉजम कहाँ चलता है? चेरी ब्लॉजम चलता है कर्नाटक में। नॉर्वेस्टर की बात करें, यह चलता है उड़ीसा में, और बारदोली छीड़ा असम में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के लिए अनुकूल होता है। यह किस मृदा की बात कर रहा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवड़ी या फिर जलोढ़? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल मिट्टी की बात कर रहा है। ठीक है, ये सभी विशेषताएं जो है लाल मिट्टी की हैं, जिसका निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से हुआ है। और यह मृदा अपेक्षाकृत बलुई और लाल पीली रंग की होती है। इनकी परत लाल और निचले स्तर पीले रंग की होती है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। रेह, ऊसर या कल्लर नाम से जानी जाने वाली क्षेत्रीय मिट्टी को क्या कहते हैं? लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय, काली या फिर लवड़ी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, लवड़ी मिट्टी, जब जल जमाव के कारण बहुत अधिक उर्वरक के प्रयोग के कारण मृदा जो है लवड़ी हो जाती है, और लवड़ी होने के बाद जब इसका अंतिम रूप जो होता है यह रेह या ऊसर हो जाता है। ठीक है, मृदा जो है बालू जैसी, या फिर इसे कह सकते हैं कि बालू जैसी, बालू हल्की हल्की बालू जैसी और साबुन की तरह, जो वो डिटर्जेंट होता है उसकी तरह। और इसका जो उपयोग है कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसमें इतना ज़्यादा जो उर्वरक वगैरह और मृदा की लवड़ीयता के कारण इतनी ज़्यादा लवड़ी हो जाती है कि यह अनुपजाऊ हो जाती है और यह भूर या ठूहा या ढेर के रूप में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा भुरभुरी भी हो जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए भी किया जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, रबड़, महोगनी, सिनकोना आदि प्रमुख यहाँ के वृक्ष हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर यह पाई जाती है। यह किस वनस्पति से संबंधित है बताना है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति, या फिर हिमालय प्रदेश या पर्वतीय वनस्पति? यह किस प्रदेश की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ पे मुख्य रूप से रबड़, महोगनी, सिनकोना जैसे प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। और पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है यहाँ पर यह इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 16 वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी या फिर सभी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 वन। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों पर 16 वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जम्मू कश्मीर, असम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इनको बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगभग इसका विस्तार जो है 90 से लेकर के 95% देखने को मिलता है। ठीक है, असम में 82% के आसपास है, 82% की। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 41.77% के आसपास देखने को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश में लगभग 34.23% देखने को मिलेगा। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, मोटा मोटी 41, 34 याद रखिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शस्य गहनता के बारे में देखिए, यह एक खेत से कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या होता है। शस्य गहनता उत्तरी मैदानों में उच्च स्तर पर पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। शस्य गहनता या जिसे फसल गहनता के नाम से भी जाना जाता है, यह एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या या फिर एक ही खेत से कृषि वर्ष के दौरान उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसकी जो गहनता है, शस्य गहनता, या उत्तरी मैदानों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, उच्च स्तर की देखने को मिलती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में कृषि जोत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार का है। देश में कृषि जोत का औसत आकार सबसे अधिक पंजाब में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। सीमांत जोत से तात्पर्य होता है जिनके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो, उनको कहा जाता है सीमांत जोत। ठीक, और भारत में सीमांत जोत का जो प्रतिशत है लगभग 59% तथा 60% के आसपास है। ठीक है,
और देश में कृषि जोत का जो औसत आकार है यह सबसे अधिक पंजाब में नहीं है बल्कि राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। रत्ना जमुना कृष्णा है, इसके बारे में बताइए कौन सा विकल्प सही है। भारत में गेहूं की विविध प्रजातियों के नाम है, कर्नाटक में प्रवाहित नदियों के नाम है, और अभी हरियाणा में बनाया गया भैंसों के क्लोन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, देखिए रत्ना जमुना कृष्णा ये सभी धान की प्रजातियां हैं, ये सभी जो है धान की प्रजातियां हैं। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में देखिए, यह पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 2016 में लागू किया गया था। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण EPCA इसके लागू करने का कार्य करता है और अभी तक केवल दिल्ली में इसे लागू किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसल कन्वेंशन के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि EFCT के दो देशों के बीच स्थानांतरण के नियमों के माध्यम से संचालित होते हैं और भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। बेसल जो सम्मेलन है, बेसल कन्वेंशन, यह जो हुआ था स्विट्जरलैंड में और 1989 में किया गया था। ठीक है, 1989 में किया गया था और यह दो देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकने और इसके निराकरण का प्रयास करने से संबंधित समझौता है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना और इसका मुख्य फोकस केंद्र बिंदु विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य जो खतरनाक कचरे के आयात निर्यात को बाधित करने की बात की गई नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। और यह इसकी अगर हम बात करें यह कब किया गया था, यह ज़्यादातर जो यूरोपीय देश हैं उनके द्वारा अफ्रीका में ज़मीनें लीज पर ली जाती थी और वहाँ पे जो यूरोप में शोध वगैरह होते थे या फिर मेडिकल जो अपशिष्ट वगैरह होते थे उनको यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता था। ठीक है, डिपॉजिट किया जाता था और इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण के का साथ साथ मानवीय प्रदूषण उत्पन्न हुआ। उसके साथ साथ जो है या स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के साथ साथ वहाँ के जो जीव जंतु पादप थे उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने लगा, जिस कारण जो अफ्रीकी कम्युनिटी है उसके द्वारा जो वैश्विक संस्थाएं हैं उसमें अपील किया गया, जिस कारण बेसल कन्वेंशन के तहत यह समझौता किया गया कि जो खतरनाक अपशिष्ट हैं उनको एक देश से दूसरे देश में डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण के अनुकूल जिस देश में इसका उत्पादन हो रहा है उसी देश में उसके निराकरण पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा विकल्प या कौन प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं? ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक अम्ल, कौन इसमें से प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, अर्थात पार्टिकुलेट मैटर हो गया आपका, अमोनिया हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड, यह तीनों जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर इसका सी है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ प्राय रणनीतिक प्रभाव आकलन चर्चा में रहता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रणनीतिक प्रभाव आकलन निर्णय लेने के प्रथम चरण से ही स्थान लेता है। इसका दृष्टिकोण विकास प्रस्तावों के लिए सकारात्मक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनहरा लंगूर, संगाई हिरन, गंगा डॉल्फिन, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो केवल भारत में पाए जाते हैं? फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए सुनहरा लंगूर यह भारत के असम, त्रिपुरा के अतिरिक्त भारत से बाहर भूटान में पाया जाता है। संगाई हिरन यह दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत के केवल मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के केवल मणिपुर राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो मणिपुर में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ पार्क, वहाँ पे पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो यह भी जो है भारत के साथ साथ अन्य जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदियाँ जो हैं इनके अपवाह तंत्र में पाई जाती हैं, अर्थात यह जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान हो गया और म्यांमार हो गया, यहाँ पर भी यह पाई जाती है। तो तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बन प्राइजिंग लीडरशिप कोएलिएशन के बारे में देखिए। यह एक भारतीय स्वायत्त संगठन है जो कार्बन मूल्य निर्धारण का कार्य करता है। इसमें गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि का प्रतिनिधित्व रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसे COP21 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था 2015 में, इसी में इसका स्थापना किया गया था या फिर
इसे लॉन्च किया गया था। तो यह जो है एक वैश्विक गठबंधन है, न कि केवल भारत में कार्य करता है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु भारत में लगातार प्रयास किया जा रहा है। हिम तेंदुए के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में इसे रखा गया है। IUCN के तहत विलुप्त की श्रेणी में इसे रखा गया है। IUCN के अंतर्गत इसे विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है। भारत के या अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे विलुप्त की श्रेणी में रखा गया, यह गलत है। ठीक है, हिम तेंदुए की अगर हम बात करें, तो यह जो है हिम तेंदुआ, यह साइट्स और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन जो CMS है, इसके परिशिष्ट फर्स्ट में सूचीबद्ध किया गया है। यह जो है इसे जो है विलुप्त नहीं बल्कि इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। ठीक है, इसे विलुप्त श्रेणी में नहीं बल्कि इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। ऐसी कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं जो वर्तमान में रामसर तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दोनों में शामिल हैं? रामसर आर्द्र भूमि कौन सी हैं जो रामसर आर्द्र भूमि होने के साथ साथ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है? सांभर झील, चिल्का झील, बेम्बानद। फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में केवल 2 रामसर स्थल ऐसे हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है, जिसमें से एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और दूसरा है आपका लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। ठीक है, तो वर्तमान समय में यही दोनों शामिल हैं। ठीक, इसके पहले जो है आपका जो चिल्का झील है उड़ीसा का, ये भी शामिल था, लेकिन इसको 2001 या 2002 में इसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें शामिल करने का मतलब ये है कि ये वह रामसर स्थल है जो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं और इनके संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो जो 2 ऐसे रामसर स्थल जो वर्तमान समय में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है वो आपके केवलादेव और लोकटक झील है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आकस्मिक समताप मंडलीय तापमान परिघटना के संदर्भ में देखिए, यह वायुयानों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण समताप मंडल में हुई तापमान वृद्धि को दर्शाता है। यह अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र को बढ़ाने में योगदान देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए नासा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यह बताया गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर 1982 के बाद ओजोन छिद्र के आकार में सर्वाधिक कमी जो है देखने को मिली, मतलब धीरे धीरे जो है कमी हो रही है। उसके साथ साथ ओजोन छिद्र में कमी वायुमंडलीय ओजोन और वायुमंडलीय आवाजाही से संबंधित नहीं होता है, बल्कि यह समताप मंडल में हुए जो आकस्मिक मौसमी बदलाव होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उसके कारण देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिम्ड वनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इन्हें या तो वन विभाग या राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह देश के कुल वनों का लगभग 1% है और अभी तक यह वन किसी भी राज्य में विधिक श्रेणी के तहत अधिसूचित नहीं किए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तीसरा जो है इसका गलत हो जाएगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो डिम्ड वन पहले ही वहाँ पे हैं और उन्हें कानूनी श्रेणी या कानूनी दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ग्लोबल लैंड आउटलुक निम्नलिखित में से कौन प्रकाशित करता है? ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, जो UNCCD है आपका, UNCCD, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। पत्रण रेखांकन और बैंडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़ा है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, कायांतरित चट्टानों से, ऑप्शन सी हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक क्रम की चट्टानें हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा। बाह्य आग्नेय चट्टान में एक महीन दानेदार संरचना होती है क्योंकि यह पिघले हुए लावा के रूप में बनते हैं जो तेजी से ठंडा हो जाता है, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टान में बड़े कण होते हैं जो कि मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने पर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा और मैग्मा से होता है, ये बात सही है, और यह प्राथमिक चट्टान है, ये बात भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें,
प्राथमिक आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानों से बनी, बात बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक चट्टानें कहलाती, बात सही है। लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं वह जो है बड़े कण होते हैं। इसमें बाह्य आग्नेय चट्टानें जो होती हैं एक महीन दानेदार संरचना से निर्मित होती हैं, ठीक है। बाह्य आग्नेय चट्टानें बड़े नहीं बल्कि यह जो है महीन दानेदार संरचना से बनी होती हैं, और जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं वह बड़े दानेदार कणों से बने होते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखिएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता पाई गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही है। एक उल्का पिंड है, एक उल्का पिंड है क्या? देखिए उल्का पिंड के बारे में आपको बताना है। एक उल्का पिंड है, इसके बारे में, यह एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैस की पूछ होती है, पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरी नहीं जलती है और पृथ्वी सतह तक पहुंच जाती है, एक ऐसा पदार्थ जो बुध और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पदार्थ का एक टुकड़ा है जो पूरी तरह जलता नहीं है और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, उसी को कहा जाता है उल्का पिंड। ऑप्शन बी, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्वों के पदार्थों के अस्थायीकरण से बनी होती हैं। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा, ठीक, पहला सही हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि की मात्रा अधिक मात्रा में थे, ऑक्सीजन अल्प मात्रा ना कि बराबर मात्रा में था, ठीक है। और महासागरीय ऑक्सीजन से संतृप्त होने पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। अगर महासागरीय ऑक्सीजन संतृप्त होगा तो उसके फलस्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो महासागर में स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता नहीं, बंद कहाँ बढ़ता? वायुमंडल में। तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। भूकंप तरंगों और उनके प्रसार के बारे में देखिए। प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों के जैसी होती हैं और यह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के संचरण की दिशा की ऊर्ध्वाधर होता है, और अभिकेंद्र से 105 से 145 के बीच का क्षेत्र प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, ठीक है, तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। प्राथमिक तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के संचरण की दिशा की ऊर्ध्वाधर कंपन करता है। देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक तरंगे कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा के समानांतर होता है, न कि ऊर्ध्वाधर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिमाण पैमाने को मार्केली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी संख्या 1 से 12 में व्यक्त की जाती है। तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में माना जाता है और इसे जो है 1 से 10 की सीमा में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। जो आपका मार्केली स्केल है इसमें तीव्रता पैमाने को, मार्केली स्केल में तीव्रता पैमाने को 1 से 12 तक इसमें जो कह सकते हैं संख्या होती है, और रिएक्टर स्केल में 1 से 10 तक होती है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। मार्केली स्केल जो है इसमें तीव्रता पैमाना 1 से 12 तक होता है मार्केली स्केल में, ठीक है, मार्केली स्केल में 1 से 12 तक, और जो आपका रिएक्टर स्केल होता है इसमें 1 से 10 तक होता है। दोनों विकल्प सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका जो निर्माण है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली भारी चट्टान से हुआ है। भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के दुर्बलता मंडल का निर्माण करता है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है, ठीक है, इनकी तुलना में कम होती है। और महासागरीय भूपर्पटी की जो औसत मोटाई है, महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई की बात करें तो यह लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक। जबकि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई जो है यह होती है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग 5 किलोमीटर और महाद्वीप की 30 किलोमीटर तक होती है। बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो पहला आपका गलत है। और भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के दुर्बलता मंडल बनाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, जिसकी मोटाई 10 से लेकर के लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है, 200 किलोमीटर के आसपास होती है। और मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बल मंडल कहा जाता है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर तक माना जाता है, ठीक है। तो दुर्बल मंडल जो है इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही है? निकिल व लोहा क्रूड, सिलिका व एल्यूमिनियम भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों, महासागरीय भूपर्पटी और भूपर्पटी अति भंगुर भाग। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। सिलिका एल्यूमिनियम से भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, जी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? ज्वालामुखी के बारे में, मिश्रित ज्वालामुखी मुख्य रूप से बेसाल्ट से निर्मित होती हैं और ढाल तीव्र होता है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। धंसे हुए विध्वंसक गर्त और सील्ड के परिणामी विशेषता ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो सील्ड ज्वालामुखी है यह ज़्यादातर बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडा होने पर बनते हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान चिपचिपा लावा का उद्गार होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समानांतर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। जब लावा धरातल पर पहुंच करके ठंडा होकर के जम जाता है तो पतालीय शैल कहलाता है। भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतम भाग बृहद बेसाल्ट लावा से निर्मित है। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है तब ज्वालामुखी इसे शैल कहा जाता है, तब इसे ज्वालामुखी शैल कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। देखिए जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समकोण पर होता है और इस अवस्था में ठंडा होने से बनी चट्टान को डाइक कहा जाता है, और लावा धरातल पर पहुंच करके ठंडा होकर के जब जम जाता है तब उसको ज्वालामुखी शैल कहा जाता है, और जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है तब उसको पतालीय शैल कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस बल पर निर्भर करता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का ज्वारीय बल, पृथ्वी का निर्माण या फिर सूर्य का ज्वारीय बल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 5। 3, 4, 5 पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी की जो परिक्रमा करना है यह गुरुत्वाकर्षण बल अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में बताया गया कारक बलों का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण होता है, जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। होम्स, जो टी.आर. होम्स थे, इन्होंने संवहन धारा सिद्धांत ने मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत जो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण ही देखने को मिलता है, ठीक है। और टी.आर. होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की चर्चा की थी। संवहन धारा सिद्धांत उन प्रवाह बलों की व्याख्या करता है या व्याख्या करने का प्रयास करता है जिसके समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। कौन सी परत पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है बाह्य कोर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय प्लेटों के बारे में। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेटों की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। इसकी पूर्वी सीमा कीर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।
हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाया जाने वाला प्रविष्ट क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प इसमें गलत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कीर्थल श्रेणी का अनुसरण करती है। इसकी जो है पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के कीर्थल का अनुसरण करती है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरुपक्ष मृदा घटकों के नीचे की ओर परिवहन होता है। संपोहन खनिजों का नीचे की ओर परिवहन। नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत हार्ड पैन या मृदा पैन कहलाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा जो है गलत हो जाएगा। संपोहन, मिट्टी के क्षैतिज तल पर ह्यूमस और पदार्थों के जमाव को संपोहन कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी के क्षैतिज तल पर ह्यूमस और पदार्थों के जमाव को कहा जाता है संपोहन। सही आंसर से हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है, जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और अवनालिकाओं का निर्माण करता है। पार्श्व अपरदन से कई मोनिडनॉक वाले पेनीप्लेन का निर्माण होता है और घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो अवनालिका, जो विस्तृत अवनालिकाएँ होती हैं या विकसित अवनालिका कालांतर में अधिक गहरी हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं, और यह अधिक विस्तृत हो करके एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं। ठीक है, और इनसे जो है बृहद घाटी का निर्माण होता है। धारा अपरदन से पेनीप्लेन का निर्माण होता है और पार्श्व अपरदन प्रौढ़ावस्था के चरण में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडल की संरचना के बारे में देखिए। ऑक्सीजन केवल क्षोभमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल कणों का उच्च सांद्रण पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तीसरा सही, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आर्गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है गैस वो आर्गन है। आर्गन सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उपसौर की स्थिति किसे कहा जाता है? उपसौर की स्थिति किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जब वो अपने परिक्रमा के दौरान सूर्य के निकटतम होता है तब उसको कहा जाता है उपसौर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसका चक्कर लगा रही है, तो यह जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपसौर। अपसौर कहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम है और यह पृथ्वी घूमते हुए जब यहाँ पे आ जाएगी तब सूर्य से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? नज़दीक हो जाएगी या न्यूनतम हो जाएगी, तो इसको हम लोग कहेंगे उपसौर। तो अपसौर और उपसौर क्या है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही एक है आपका उपभू और अपभू। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, और यह जो है इसकी कक्षा है और ये आपका है चंद्रमा। ये है चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जब अधिकतम होगी तब इसको हम कहेंगे अपभू। अपभू। ठीक, और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाएगी तब इसको हम कहेंगे उपभू। ठीक है, उपभू कहेंगे। तो ये जो है याद रखिएगा, उपसौर, अपसौर, उपभू और अपभू। आई होप इससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगा और उपसौर, अपसौर या उपभू या अपभू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में या फिर कभी भी पूछे जाएंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी विकिरण के संदर्भ में देखिए, सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा विकसित करती है। सूर्यातप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी गर्म होने के बाद विकिरणकारी पिंड बन जाती है और यह ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में वातावरण में वितरित करती है। देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा आता है पृथ्वी पर वह आता है लघु तरंग के रूप में। ठीक है, और वापस जब पृथ्वी से ऊर्जा प्रवाहित होता है तो यह दीर्घ तरंग के रूप में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दीर्घ तरंग के रूप में होता है और वातावरण में वितरित होती है और इस तरह जो है अपना तापमान को बनाए रखती है। सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में यह घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तक हो जाता है, एवं शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा हो जाता है।
यह किस जलवायु की विशेषता है? यह जलवायु जो है शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, महाद्वीपीयता, स्थानीय पवन, महासागरीय जलधारा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अक्षांश, जैसे अक्षांश से उसकी स्थिति क्या है, जो जिस स्थान की जलवायु की हम बात कर रहे हैं उस अक्षांश की स्थिति क्या है, उस स्थान जो है उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। जैसे अगर यह भूमध्य रेखा के आसपास है तो यहाँ पे जलवायु कुछ और पाई जाएगी, और अगर यह जो अक्षांशीय विस्तार इसका अधिक उच्च है और यह ध्रुवों के पास है तो यहाँ पे जो मौसम है वो अधिक, जलवायु जो है वो दूसरे तरह की पाई जाएगी। महाद्वीपीयता भी, ठीक है, जैसे यह महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है या किनारे पर स्थित है, ठीक है, ये भी जो है यहाँ की जलवायु को प्रभावित करेगा। जैसे अगर यही जो है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित होगा तो यहाँ पे मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु देखने को मिलेगी, यहाँ पे वर्षा अधिक होगा, और यही पश्चिमी होगा तो यहाँ पे सूखा देखने को मिलेगा। ठीक, स्थानीय पवनें, वहाँ पे स्थानीय पवनें किस प्रकार की प्रभावित होती है ये भी डिसाइड करता है। महासागरीय जलधाराएं, जैसे महासागरीय जलधाराएं जो प्रभावित होती हैं, जैसे पश्चिमी तट पे जो महासागरीय जलधाराएं प्रभावित होती है ठंडी होती हैं, जो यहाँ पे शुष्कता को बढ़ाती हैं, जिससे वर्षा कम होती है। इधर जो जलधाराएं प्रभावित होती हैं गर्म होती हैं, जैसे यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, आर्द्रता प्राप्त करके वर्षा करते हैं। ठीक है, तो यह सभी कारक जो हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। सही आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टॉर्नेडो के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसके निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता, धरातली सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में देखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर हो सकती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूड के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें 80 से लेकर के 300 किलोमीटर तक इनका व्यास होता है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, और 50 किलोमीटर से अधिक यह देखने को मिलता है। गति जो है 28 से लेकर के 32 किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ हरिकेन, टाइफून, जो इस टाइप के जो चक्रवात होते हैं इनकी जो गति होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा भी होती है। ठीक है, और यह व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और यह अत्यधिक विनाशकारी प्रवृत्ति के होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें, यह जो है मुख्य रूप से 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं निम्न दाब वाले क्षेत्र में, और इन अक्षांशों के बीच उष्ण वायु राशियाँ और शीतल ध्रुवीय वायु राशियाँ जब एक दूसरे से मिलती हैं तब इनकी उत्पत्ति होती है। और इन चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में वार्कनीम द्वारा ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसके अंतर्गत तरंग सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इनकी जो उत्पत्ति है जल और थल दोनों पर होती है, और ये अपेक्षाकृत कम विनाशकारी होते हैं। ठीक है, तो जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं यह बहुत अधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम विनाशकारी होते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यह स्थल और जल दोनों पर मतलब इनका विकास होता है। ठीक है, जबकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति केवल सागरीय क्षेत्रों पर होती है। ठीक है, केवल सागरीय क्षेत्रों पर होती है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। पछाब मेघ के बारे में देखिए। इनका निर्माण 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और यह गोलाकार रूप पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। पछाब मेघों की बात करें तो यह अस्तरीय रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अस्तर के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अस्तर के रूप में दिखाई देते हैं। सही आंसर इसका ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं? प्रकीर्णन, अपवर्तन, अभिवहन या फिर एल्बिडो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ये सभी कारक उत्तरदायी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिग बैंग परिकल्पना के बारे में देखिए। इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई है उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत रहा होगा या अनंत था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर चंद्रमा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति से संबंधित है। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के वायुमंडल में एक विशाल चक्राकार या अस्थायी तूफान है। ठीक, ऑप्शन ए। गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। यह न तो अत्यधिक गर्म होता है और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन पहला गलत है। प्रत्येक ग्रह में ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं, यह गलत है। ठीक है, अभी मंगल पे जीवन की संभावना ढूंढी जा रही है।
ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता कि प्रत्येक ग्रह पे पाया जाता तो हमें जो है मंगल पे केवल यह ढूंढना होता कि यह जो क्षेत्र है कहाँ पे है, उसके साथ साथ चंद्रमा पे भी यह होता, तो जितने ग्रह हैं वहाँ पे भी होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रत्येक ग्रह पे पाए जाते हैं, ऐसा कुछ सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर सही है कि यहाँ पे जो दशाएं हैं वह लगभग पृथ्वी के समान पाई जाती हैं, जिस कारण यहाँ पर मानव अधिवास या मानव के लिए अनुकूल दशा देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो सर्वथा दिन रात बराबर होता। यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी ना होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर झुकी हुई ना होती तो दिन रात बराबर होते, और इस प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा बड़े होते और रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटा होता। ठीक है, जापान में मत्स्य व्यवसाय के बारे में देखिए। जापान द्वीपों का देश है जहाँ कटी फटी तटरेखा पर बंदरगाह स्थित है। जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ी जाती है। जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि है और भोजन की कमी रहती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ी जाती है, गलत है। जापान में जो केवल 16% कृषि योग्य भूमि है और जापान में अधिक संख्या में जो मछली पकड़ी जाती है वह महासागरों से पकड़ी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं? आखोटस्क, क्यूराइल, फ्लोरिडा और नॉर्वे। कौन इसमें से प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आखोटस्क और क्यूराइल। ठीक है, आखोटस्क और क्यूराइल, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मृदा वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। काली मृदा में स्वतः जुताई की विशेषता पाई जाती है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। काली मृदा वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु में के दौरान पोषित करने में सहायक होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल धारण क्षमता इनकी अधिक होती है और यह जो है नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हिमस्खलन, चक्रवात, कीट संक्रमण। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन तीनों को। ठीक है, इन तीनों को प्राकृतिक आपदा के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, पहले कीट संक्रमण इसमें शामिल नहीं था, लेकिन फिर इसे भी इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर कोरियोलिस बल न्यूनतम या शून्य होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से बताना है सही विकल्प क्या है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला और दूसरा दोनों विकल्प गलत हैं। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, और यह ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित रहता है। ठीक है, कोरियोलिस बल जो है ध्रुवों पर अधिक लगता है, विषुवत रेखा पर कम लगता है। ऑप्शन सी, कम लगता है या फिर ना के बराबर लगता है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में देखिए। महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यांकन संसाधनों से समृद्ध होता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, पहला आपका सही लेकिन दूसरा गलत है। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते, यह गलत है। यहाँ पर मुख्य रूप से समुद्री जीवों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में देखिए। स्थलाकृति, महासागरीय धारा, जलवायु, सूर्य प्रकाश और समय। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 5। सूर्य के प्रकाश की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, स्थलाकृति इसकी भूमिका होती है। ठीक है, कि वो स्थलाकृति कैसी है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है या फिर कैसी है। ठीक है, उसके साथ साथ महासागरीय धाराएं भी निर्धारित करती हैं। ठीक, मतलब वहाँ पे जो जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं उस क्षेत्र में वो गर्म जलधाराएं हैं या फिर ठंडी जलधाराएं हैं। समय, उसमें कितना जो समय लग रहा है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, मृदा निर्माण में। तो सही आंसर टी हो जाएगा। नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण करती है? वी आकार की घाटी, विसर्प, प्राकृतिक बांध या फिर बताइए कूट के हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3। यह है जब नदियाँ जो है अपनी वृद्धावस्था में रहती हैं, जब इनकी धारा में जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, जब विसर्प का निर्माण करती हैं, उसके साथ प्राकृतिक तटबंध बनाती है। प्राकृतिक तटबंध बनाने का मतलब क्या है? यह नदियाँ अपने साथ जो जलोढ़क लेकर के आती हैं उसको ढो करके या उसको परिवहन की क्षमता इनमें नहीं होती है, जिससे कि यह अधिक जो है दूरी तक इसका क्या कर सके, परिवहन कर सके। तो ये क्या कर सकती हैं, अपने साथ जो जलोढ़क लेकर के आती हैं वह दोनों किनारों पर निक्षेपित करने लगती हैं, दोनों किनारों पर निक्षेपित करने लगती हैं, जिससे प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ, इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे हम ऊंचाई बढ़ेगी वैसे तापमान में कमी होने लगती है, और जैसे हम ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, जैसे जो है अभिसरण होता है, ठीक, तो इसमें तापमान में जो है वृद्धि होता है, तापमान में वृद्धि होता है अभिसरण की स्थिति में, और अपसरण की स्थिति में तापमान में कमी होता है, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत, पहला गलत है दूसरा सही। शीत ऋतु में मेघविहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु उत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, समान परिस्थिति में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, और जिस दर से यह तापमान कम होता है इसे समान ह्रास दर कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें तापमान बढ़ने के साथ तापमान घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ने लगता है, और इस प्रकार ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और तापमान व्युत्क्रमण की परिघटना के दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, ऑप्शन सी। 10 वर्षों में 70% प्रजातियों की संख्या में कमी आना, प्रजातियों की संख्या 2500 से कम होना, और केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या बची होना। आयुसीएन की सूची में शामिल करने के लिए कौन सी क्राइटेरिया, मतलब ये अगर क्राइटेरिया है तो आयुसीएन की रेड लिस्ट में इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? वन से विलुप्त, गंभीर, संकटग्रस्त या फिर संवेदनशील। अगर ये तीनों कंडीशन उपलब्ध हैं, या कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, या फिर इसमें किसी एक कंडीशन को भी पूरा करता है, तो इसके अंतर्गत आयुसीएन द्वारा जो इसका निर्धारण किया जाएगा, वो इसे संकटग्रस्त की श्रेणी में किया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। संरक्षित क्षेत्र के बारे में देखिए, केंद्र सरकार कुछ ही परिस्थितियों में किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्यों को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की शक्ति देता है। समुदाय रिजर्व घोषित करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी शक्तियां वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 से प्राप्त होता है। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। शहरीकरण से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही, आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकसित एवं विकासशील देशों से जुड़ा हुआ है। कार्बन ट्रेड को लेकर के होने वाला एमिशन ट्रेड केवल विकसित देशों के मध्य व्यापार से जुड़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। यह विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश सभी देशों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। समान परंतु विभेदीकृत प्रावधान, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना, उपयुक्त में से कौन से प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था? 1997 में हुआ था, और है कहाँ पे? या जापान में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जापान में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के बारे में देखिए, ऊर्जा कॉरिडोर जो परियोजना का वित्तीयन किया जाएगा, ऊर्जा कॉरिडोर, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बजटीय सहायता, या फिर ए और बी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, ए और बी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखिए, यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन वैश्विक सौर ऊर्जा परिदृश्य नामक वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि जुटाना इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। यह संगठन वैश्विक सौर ऊर्जा परिदृश्य नामक वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है, यह गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं करती है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में क्या शामिल है? जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में क्या शामिल है? ज्वालामुखी विस्फोट, महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वत निर्माण, ये तीनों कारक हैं। सिक्योर हिमालय के तहत विशिष्ट परिदृश्य क्या नहीं है? चांगथांग, गंगोत्री, कंचनजंगा, शिवालिक। कौन शामिल नहीं है सिक्योर हिमालय के तहत? इसमें जो है शिवालिक नहीं शामिल है, ऑप्शन डी। बर्ड फ्लाइट इंटरनेशनल के बारे में देखिए, पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के नाम से इसे जाना जाता है। इसके द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। पापीकोटा नेशनल पार्क किन राज्यों में इसका विस्तार है? पापीकोटा नेशनल पार्क का विस्तार किन राज्यों में है? देखिए इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके विस्तार देखने को मिलता है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और इसे जो पापीकोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है, इसे अगर हम बात करें तो 2008 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एशियाई हाथी के बारे में देखिए, यह वन्यजीव संसद ने 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध एक प्रजाति है। भारतीय एशियाई हाथियों की 50% आबादी पाई जाती है। भारत में एशियाई हाथियों की 50% आबादी पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से बताइए। देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। हुलू के गिब्बन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? हुलू के गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है। पश्चिमी हुलू के गिब्बन संकटग्रस्त सूची में शामिल है। पूर्वी हुलू के गिब्बन संवेदनशील श्रेणी में शामिल है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री किस मैगजीन का प्रकाशन है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री किस मैगजीन का प्रकाशन है? देखिए इसका जो प्रकाशन किया जाता है वो हॉर्नबिल का। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। स्थापना की बात करें तो 1883 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय इसका जो है मुंबई के हॉर्नबिल हाउस में है, मुंबई के हॉर्नबिल हाउस में है। ठीक है, मुंबई के हॉर्नबिल हाउस में। पेट्रोकोक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह तेल शोधन द्वारा प्राप्त ठोस एवं कार्बन समृद्ध होता है। भारत इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। पेट्रोकोक के बारे में पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध जो अवयव हैं वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, निर्भर होते हैं। एक दूसरे पर निर्भर कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए अगर जो पादप हैं, जो घास वगैरह अगर बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएं, तो क्या जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, वो मर जाएंगे। और ये शाकाहारी जो जीव जंतु हैं वो अगर ख़त्म हो जाएं, तो जो मांसाहारी जो इनके ऊपर निर्भर है वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, चाहे वो मतलब कह सकते हैं लिविंग बीइंग हो या फिर से नॉन लिविंग बीइंग हो, उसके साथ साथ चाहे वो पादप हों या फिर से जीव जंतु हों, सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में देखिए, यह एक सांविधिक निकाय है। यह ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। और इको निवास पोर्टल इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। नाइट्रोजन की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण होता है? प्रबल हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षय, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। प्रबल हरित गृह प्रभाव देखने को मिलता है, ओजोन क्षय हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगी, तो सही आंसर डी हो जाएगा। क्लीन सी कैंपेन के बारे में देखिए, यह समुद्री प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध कैंपेन है और भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत। भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। जनांकिकीय चक्र के बारे में देखिए, प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत तीव्र होती है। तृतीय अवस्था में जनसंख्या स्थिर हो जाती है या फिर मंद गति से बढ़ती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत है, पहला गलत क्यों है? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और पहले अवस्था में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। हालांकि जन्म दर उच्च होती है किंतु मृत्यु दर भी उच्च होने के कारण जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो धीमी होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने के अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। अधिकांशतः पुरुष ही रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। रोपड़ कृषि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है और इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। बहुफसली कृषि यहाँ पर की जाती है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। इसमें बहुफसली नहीं, किसी एक प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, और मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि के अंदर वाणिज्यिक जो है तरह का फसल उत्पादन मतलब व्यापार या कह सकते हैं कि आयात निर्यात के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य से। पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। लाल कॉलर श्रमिक के बारे में देखिए, लाल कॉलर श्रमिक जो है किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपके
प्राथमिक क्रिया में लगने वाले जो श्रमिक होते हैं या प्राथमिक क्रियाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, साउथ अफ्रीका में डाउन्स। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है वेल्स, वेल्स पाया जाता है। डाउन्स कहाँ का है? डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? देखिए, मिश्रित कृषि जो है फसल उत्पादन एवं पशुपालन जब साथ साथ होते हैं तब इसको कहते हैं मिश्रित कृषि। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में देखिए, इस क्षेत्र में शीत ऋतु में यूरोप और अमेरिका के लिए फलों एवं सब्जियों की पूर्ति की जाती है और यह क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंजीर और जैतून भी उत्पन्न होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही है। मेगा सिटी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनकी संख्या 5 करोड़ से अधिक है। विश्व की पहली मेगा सिटी है न्यूयॉर्क। पिछले वर्ष में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे अधिक लंबा सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? सर्वाधिक या सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 9322 किलोमीटर के आसपास है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंत्रपोपतन के बारे में देखिए, यह एकत्रण, यह अगर हम बात करें, यह जो है एकत्रण केंद्र होता है जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया के लिए आंत्रपोपतन के रूप में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसके सही हैं। भारतवर्ष में यह वन बहुतायत में पाए जाते हैं। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। आधार पर इन वनों के आर्द्र और शुष्क वनों में विभाजित किया जाता है। यह वन प्रायद्वीप के कुछ भागों और उत्तर प्रदेश में बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में पाए जाने वाला पेड़ तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, आबुनस आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यह किस क्षेत्र की विशेषता है बताना है। देखिए, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए उष्णपर्णपाती वन जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। उष्णपर्णपाती वन को भी दो भागों में बांटा गया है। जहाँ वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है उसको आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं, और जहाँ वर्षा 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है उसको शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जल क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी को पार नहीं किया जा सकेगा? सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु। सिंधु नदी को पार करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित प्रमुख जो चोटियां हैं इनको पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। ठीक, इसमें देखिए आ जाएगा आपका कंचनजंगा पहले नंबर पे बात। ठीक है, कंचनजंगा पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा मकालू, कंचनजंगा, मकालू, उसके बाद आपका एवरेस्ट तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर है धौलागिरी चौथे नंबर पे आ जाएगा। धौलागिरी के बाद आ जाएगा आपका नंदा देवी पाँचवें नंबर पे। फिर कामेत आ जाएगा छठे नंबर पे। ठीक है, 1, 3, 2, 5, 4, 6 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। बृहद हिमालय और जास्कर श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। कश्मीर घाटी कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहां जाफरान की खेती होती है। कश्मीर हिमालय में दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमालयी नदियां बाल्टोरो और सियाचिन स्थित हैं। इसका सही आंसर क्या है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल, बृहद हिमालय और पीर पंजाल न कि जास्कर, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। ठीक है, तो यह जो है जास्कर नहीं बल्कि पीर पंजाल है, याद रखिएगा, पीर पंजाल है। निम्नलिखित में से कौन इसमें सही सुनिश्चित नहीं है? बृहद हिमालय जो जिला दर्रा बृहद हिमालय में है, कोटुला दर्रा है पीर पंजाल में, बनिहाल दर्रा है जास्कर में, खारदुंगला है लद्दाख में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, देखिए पीर पंजाल
एक सेकेंड, कौन सही सुमिलित नहीं है बताना था, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि पीर पंजाल दर्रा जो है यह है बनिहाल श्रेणी में, और जास्कर श्रेणी जो है यह है फोटूला में, ठीक है। फोटूला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा। बाकी बृहद हिमालय में जो जिला है और लद्दाख हिमालय में खारदुंगला है, पीर पंजाल में है बनिहाल और जास्कर में है फोटूला। यह उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। यह मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग ढका हुआ है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई यह मृदाएं गुजरात के मैदान में फैल गई हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में यह पूर्वी तट की नदियों के डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। किसकी विशेषता है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो यह जलोढ़ मृदा की विशेषता सही आंसर से हो जाएगा, ठीक है। और यह 40 नहीं, भारत के लगभग 43% भूभाग पर पाया जाता है, ठीक है। हिमालय के पूर्वी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। उत्तरी ढलानों की तुलना में हिमालय के दक्षिणी ढलानों में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। हिमालय के पश्चिमी भाग में, न कि पूर्वी भाग में, यहाँ पर बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से वनों में क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। प्लाया के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? अंतःस्थलीय अफवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग होता है और यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। प्लाया अंतःस्थलीय अफवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग होता है और प्लाया जो है न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, न कि अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है। न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? नोकरेखा है असम में, मानस मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा। नोकरेख कहाँ पे है? नोकरेखा आपके मेघालय में और मानस है असम में, ठीक है, ऑप्शन ए। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में, यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी पर प्रवाहित होती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और यहाँ पे द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो पर्वत हैं इसके ऊंचे शिखर पर लेपचा जनजाति पाए जाते हैं, न कि भोटिया। इनके जो ऊंचे शिखर है यहाँ पर भोटिया नहीं बल्कि लेपचा जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, लेपचा। तो ये भी याद रखिएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, जो यमुना की सहायक नदियां हैं। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चंबल, सिंध, एक सेकेंड, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ठीक। पश्चिम से पूर्व चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये इसका क्रम है, सही आंसर भी हो जाएगा। भाभर एवं पतली पटरी, भाभर एवं पतली पट्टी है। भाभर एक पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली है। मुख्य रूप से भाभर क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का यह घर होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, भाभर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भाभर क्षेत्र जो है पर्वतीय भागों के बिल्कुल जब नदियाँ निकलती हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जहाँ छोटे बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को ला करके डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, इसको भाभर कहा जाता है। फिर इसके आगे वाला क्षेत्र जहाँ पे दलदली क्षेत्र का विस्तार होता है, जहाँ पे छोटे कड़ों पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है नदियाँ एकाएक ज़मीन के स्तर पर आती हैं, सतह पर आती हैं और यहाँ पे जल जमाव के कारण जो है दलदली सतह का निर्माण होता है, जिसको तराई कहते हैं, ठीक है, तराई कहते हैं। इसके आगे जो है फिर आपका वो आता है, ठीक है, खादर क्षेत्र आता है, मतलब जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। फिर इसके आगे जो है आपका क्या जाएगा, बांगर आता है, जहाँ पे वर्तमान वर्षा जो बाढ़ का जल है प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और जो मुख्य रूप से जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, तराई वाले क्षेत्र में, न कि भाभर में। दक्कन पठार के बारे में देखिए, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा और अविरत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ घटती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। सही आंसर क्या है? सही आंसर ये हो जाएगा, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण हम आएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत।
मेघालय पठार के बारे में देखिए, मेघालय के पठार कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर तथा यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मेघालय पठार के बारे में कौन सी विशेषता इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़ी है किंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण हो जाती है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसका सही आंसर क्या है, अर्थात कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान मध्य में चौड़ा किंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण, उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए है, पहला गलत। कौन सा विकल्प इसमें सही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में है? कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं? सिंधु, कृष्णा, तापी, महानदी, पेरियार, नर्मदा और माही, कौन सी नदियाँ हैं वो, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जो आपकी कृष्णा नदी है और जो महानदी है, यह दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। बाकी सिंधु, ठीक, तापी, पेरियार, नर्मदा और माही, ये सभी जो है अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। राष्ट्रीय पार्क में वन कटाव, पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय पार्क में, नेशनल पार्क में संरक्षित वनों में जब तक निषेध न हो, संरक्षित वनों में जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135 इसका सही आंसर सी है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें जीएस के हम लोग 140 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और ये बेसिकली आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट था, जिसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वाले सेक्शन को हम लोगों ने कवर किया है। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं कि जीएस वर्ल्ड के जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अन्य जो सब्जेक्ट हैं, उन सभी के उनके वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आकर के ज्वाइन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।